गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम्पल आपके आरयू एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आप कल की क्लास में दो स्फीयर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कब होते हैं उस कंडीशन का तो यूज हो ही रहा है, साथ में जो शुरुआत से आपने पढ़ा है वो कंसेप्ट भी इनमें यूज हो रहे हैं। तो जैसे आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ी क्या है। बिंदुओं A00, 0B0, 00C से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले x² + y² + z² -2ax -2by -2cz बराबर 0 को लंबिक रूप से काटता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप सीरियसली इस क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना है जो इन तीन बिंदुओं से गुजर रहा है, ठीक है, और साथ में इस स्फीयर को भी वो क्या है, परपेंडिकुलर कट कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास यही है कि पहले आपको उस गोले का समीकरण निकालना है जो इन तीन बिंदुओं से गुजरता हो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया होगा, जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो आपको बिंदु के निर्देशांक कैसे दिखाई दे रहे हैं। ए बिंदु के निर्देशांक A00, बी बिंदु के निर्देशांक 0B0 और सी बिंदु के निर्देशांक 00C जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहली बात, इन तीन पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, ये होता है कौन सा समीकरण नंबर फर्स्ट में, XY + YB + ZC = 1। कोई स्टूडेंट कहे नहीं सर ये कैसे होता है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। तो बिल्कुल, अगर ये इन तीन बिंदुओं से गुजरेगा, ये समतल इन तीन बिंदुओं से गुजरेगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो जैसे मान लो आपने फर्स्ट पॉइंट पिक किया, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ए है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो आप इस प्लेन में वाई और जेड को जब 0 रखोगे तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, तो सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पे है। ऐसे ही ये पॉइंट भी क्या है, इस प्लेन पे आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक्स और जेड को 0 रखोगे तो ये खत्म, वाई इक्वल टू कितना बच गया, बी, तो इसका मतलब बी बिंदु भी इस प्लेन पे आ रहा है, ऐसे ही सी बिंदु भी इस प्लेन पे आ रहा है। इसका मतलब इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। ठीक है, अब दूसरी बात, जो मेरा सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने इक्वेशन को 3 से 4 टाइप उसके स्टेटमेंट बताए थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे ये तीन बिंदु तो आपको दे रखे हैं कि A00, 0B0, 00C। ओके, और फोर्थ पॉइंट अपन ने ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो आप एक ऐसे गोले का समीकरण निकालिए जो इन चार बिंदुओं से गुजरता है। आप एक ऐसे गोले का समीकरण निकालिए जो इन चार बिंदुओं से गुजरता है। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में अपन ने किया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है क्योंकि इसको वापस मैंने सोल्व नहीं किया है। आप पुराने लेक्चर्स में कराया हुआ लेक्चर नंबर सेकंड को आप देखिए। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को 3 से 4 स्टेटमेंट के रूप में कैसे करा रखा है वहाँ मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, तो इन चार बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, x² + y² + z² -ax -by -cz = 0। ठीक है, तो आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं, क्या कि तीन बिंदुओं से गुजरने वाला प्लेन ये है और इन चार बिंदुओं से, जिसमें तीन बिंदु हैं साथ में ओरिजिन से गुजरने वाले स्फीयर का समीकरण ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, अब जैसे आप देखिए ज़रा, ये प्लेन है, ये एक स्फीयर का इक्वेशन है, दोनों कंबाइंड रूप से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल को। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्लेन के और इस स्फीयर के जब इंटरसेक्शन हो रहा है तो कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, कुछ ही कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो उन कॉमन पॉइंट से जो स्फीयर गुजर रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यही आगे मैंने लिखा है, प्रश्नानुसार बिंदु A B C से गुजरने वाला गोले का समीकरण गोला फर्स्ट एवं सेकंड के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरता है। ठीक है, अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से गुजरने वाले गोले का समीकरण, मतलब इस सर्कल से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो आप जैसे मान लो गोले का समीकरण S1 है, तो अभी जो थोड़ी देर पहले इक्वेशन नंबर सेकंड में है, और जो प्लेन का इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन में जो P1 मान लो। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करोगे किसी अज्ञात अचर लैम्डा से। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो आपको इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है, आपको
इस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो S1 का मान रखा, मतलब इस स्फीयर का मान रख दिया, फिर दूसरा प्लेन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर दिया। ठीक है, तो देखो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है स्फीयर का इक्वेशन। तो स्फीयर के इक्वेशन में कैसी टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लिया, वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लिया, जेड स्क्वायर को ऐसे कैसे। अब देखो माइनस ए एक्स यहाँ पे है, प्लस लैम्डा एक्स अपॉन ए यहाँ पे है। तो एक्स को अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ बचेगी, वाई को अगर ऐसे कलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ बचेगी, और जेड के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करूँगा तो कुछ इस तरह का रिजल्ट बचेगा। ठीक है, साथ में यहाँ से कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस लैम्डा है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो वांछित गोले का समीकरण है। ठीक है, आपको इसी गोले का समीकरण एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपने इसे समीकरण नंबर 3 को गोले का समीकरण कह रहे हो, तो जैसे गोले का समीकरण लिखते हो तो आपको दो चीज़ें तो बिल्कुल स्ट्राइक करनी चाहिए। एक तो क्या, गोले का केंद्र, और दूसरा क्या, गोले की त्रिज्या। तो मैं आपसे कहूँ कि इसमें गोले का केंद्र क्या है, तो आप कहोगे सर -u1 -v1 -w1, यही होगा। मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे, एक्स के कोफिशिएंट को -1/2 से ऑपरेट कर दो, वाई के कोफिशिएंट को -1/2 से ऑपरेट कर दीजिए, जेड के कोफिशिएंट को -1/2 से ऑपरेट कर दीजिए, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, इस स्फीयर का सेंटर मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में ये जितने भी ऑर्थोगोनल स्फीयर वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें आपको -u1 की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसकी ज़रूरत होती है, u1 की होती है। क्योंकि याद करो उसका फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस u1 इंटू u2 प्लस ट्वाइस v1 इंटू v2 प्लस ट्वाइस w1 इंटू w2 बराबर d1 प्लस d2। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये जो सेंटर मिला है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं यहाँ से तुलना कर लूँगा। जैसे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -u1, और इस इधर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1/2 -a प्लस लैम्डा बाई ए। तो जब दोनों को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास u1 कितना बच जाएगा, जब दोनों को कंपेयर करूँगा तो u1 कितना बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 -a प्लस लैम्डा बाई ए बच जाएगा। ठीक है, तो बस मैंने यही किया है स्टूडेंट्स, u1 का मान निकाल लिया तुलना करके, v1 का मान निकाल लिया और w1 का मान निकाल लिया। ठीक है, क्यों निकाले हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे को ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, चलो इतना काम हुआ। अब जो आपने समीकरण नंबर 3 में गोला फाइंड आउट किया है, स्फीयर फाइंड आउट किया है, उसके लिए बताया गया है कि ये एक दूसरे गोले को कैसा है, लाम्बिक इंटरसेक्ट करता है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तब ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो पहले तो आप इस दूसरे स्फीयर के सेंटर की बात करो, इसके सेंटर की बात करो। तो थोड़ी देर के लिए इसका सेंटर मैंने क्या मान लिया, -u2 -v2 -w2 मान लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में है क्या इस इक्वेशन में, तो एक्स के गुणांक को -1/2 से ऑपरेट कर दीजिए, वाई के गुणांक को -1/2 से ऑपरेट कर दीजिए, जेड के गुणांक को -1/2 से ऑपरेट कर दीजिए, तो आपको -u2 -v2 -w2 के मान मिल जाएंगे। फिर से आप एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करो, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर कीजिए, जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट से कंपेयर कीजिए, तो आपको u2 v2 और w2 के मान मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपने इस जो आप गोला निकाल रहे हो वो जिसे लाम्बिक इंटरसेक्ट कर रहा है उसके सेंटर निकाल लिए। ठीक है, अब जो आपका कंसेप्ट होता है ऑर्थोगोनल कंडीशन, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन वाली कंडीशन दो स्फीयर्स के लिए, तो वो आपने लिखी यहाँ पे, ट्वाइस u1 u2 ट्वाइस v1 v2 प्लस ट्वाइस w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। तो u1 u2 v1 v2 w1 w2 और d1 d2 के मान आपको कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, समीकरण 3 और 5 से 3 6 से आपको मिल जाएंगे। तो आप ये इनको मान रख दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, आप कैंसिल, -a को इनसाइड लेके आओ तो प्लस का a², -b को इनसाइड लेके आओ प्लस का b², -c को इनसाइड लेके आओ तो प्लस का c², -a को लैम्डा बाई a से ऑपरेट करोगे तो कितना है, सिंपल माइनस लैम्डा, -b को प्लस लैम्डा बाई b से ऑपरेट करोगे तो माइनस का लैम्डा, और यहाँ से माइनस का लैम्डा, और इधर राइट हैंड साइड में माइनस लैम्डा है।
ऐड वगैरह करोगे तो ट्वाइस लैम्डा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लैम्डा का मान यहाँ से कितना आ रहा है 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा मिल चुका और लैम्डा एक्चुअल में कहाँ यूज हो रहा था, इस इक्वेशन नंबर 3 में। एक्चुअल में आपको ये स्फीयर का इक्वेशन तो मिल चुका है यहाँ पे, यही था आपका। ठीक है, बट इसमें लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा अननोन है तो लैम्डा का मान अब आपके पास है, तो ये उठा के यहाँ आप रख दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 7 से लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपका क्या है, वांछित गोले का समीकरण। ठीक है, तो अपने आप में काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है। 3 पॉइंट से गुजरने वाले गोले के समीकरण जो किसी अन्य गोले को लंबिक रूप से काटता है, उसका आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, तो पहले आप 3 पॉइंट से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखोगे, फिर एक आप ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालोगे जो इन 3 पॉइंट के साथ ओरिजिन से भी गुजरे, तो उसका गोले का समीकरण निकालिए। अब आपको पता है उस प्लेन और उस स्फीयर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन है, उनसे गुजरने वाले स्फीयर का समीकरण निकालना है। तो फिर आप उसको क्या नाम है, स्फीयर को और प्लेन को कनेक्ट कीजिए लैम्डा से, तो आपको एक स्फीयर मिल जाएगा जो इन बिंदुओं कॉमन पॉइंट से गुजर रहा है, इस प्लेन के और स्फीयर के। ठीक है, तो वो जो स्फीयर मिल रहा है उसके आप पहले u1, v1, w1 और d1 निकाल लिए। ऐसे ही फिर आपको बता रहा है कि जिस स्फीयर को आप निकालने जा रहे हो वो किसी दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से आप u2, v2, w2 और d2 निकालोगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन को यूज़ करोगे, उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा, और जैसे ही लैम्डा का मान आप रखोगे तो आपको क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल 3x + 2y - z + 2 = 0 को बिंदु 1 - 1 स्पर्श करता है तथा गोले को लंबिक रूप से काटता है। अब देखो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, ये भी आपके आरयू में आया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसमें पहले गोले, आपको पहले तो एक गोले का समीकरण निकालना है, साथ में ये बता रखा है कि ये किसी बिंदु पे, इसके किसी बिंदु 1 - 2 1 पे स्पर्श तल का समीकरण ये है। ठीक है, और साथ में ये भी बता रखा है कि जिस आप स्फीयर को निकाल रहे हो वो इसको क्या है, इसको, इस स्फीयर को क्या है, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो 2 से 3 कंसेप्ट यहाँ एक साथ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, पहले उन पे काम कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखिए, और ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम्स आएँ, आपको स्ट्राइक नहीं करे एग्जैक्टली कि क्या करना है, बट लेकिन आप 4 से 5 क्वेश्चन से ऐसे निकाल लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो जो गोला आपको चाहिए, जिस स्फीयर का इक्वेशन आपको चाहिए उसको मान लीजिए x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार वांछित गोला समीकरण फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, समतल 3x + 2y - z + 2 = 0 को बिंदु 1 - 2 1 पर स्पर्श करता है। मतलब क्या समझे आप, ऐसे समझ सकते हो आप डायग्राम के हिसाब से। ये आपका स्फीयर है, इस पे एक बिंदु क्या है, इस पे एक बिंदु है आपके पास 1 - 2 1 1 - 2 1, ये बिंदु इस पे है। ठीक है ना, तो इस बिंदु पे एक टेंजेंट लाइन होगी टी टाइप की, और ये टेंजेंट लाइन किसी ना किसी प्लेन में होगी। वो प्लेन आपका क्या होगा, इस बिंदु P से गुजरता हुआ इस गोले के लिए स्पर्श तल का समीकरण होगा। तो वो अभी आपको क्या दे रखा है, वो अभी आपको दे रखा है 3x + 2y - z + 2 = 0 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, प्रश्नानुसार वांछित गोला 1 समतल 3x + 2y - z + 2 = 0 को बिंदु 1 - 2 1 पर स्पर्श करता है। अतः बिंदु 1 - 2 1 पर गोले फर्स्ट का स्पर्श तल का समीकरण, ये आप फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि x² को तो किससे रिप्लेस करोगे, x α से, y² को किससे रिप्लेस करोगे, y α से, और z² को किससे रिप्लेस करोगे, z α से, और 2x को किससे रिप्लेस करोगे, x + α से, 2y को किससे रिप्लेस करोगे, y + बीटा से,
और 2z को किससे रिप्लेस करोगे, z प्लस गामा से। तो आपको उस बिंदु पे उस गोले के लिए एक स्पर्श तल का समीकरण मिल जाएगा। तो पहला काम तो यही करना है कि इस बिंदु 1 - 2 1 पर गोले फर्स्ट का स्पर्श तल का समीकरण निकाल लो। ठीक है, तो वो होगा x इंटू अल्फा, y इंटू बीटा, z इंटू गामा, u इंटू एक्स प्लस अल्फा, v इंटू वाई प्लस बीटा, w ऑफ z प्लस गामा प्लस d बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में अल्फा इतना है, बीटा इतना है और गामा इतना है, सबके मान रख दिए, तो ये आपको स्पर्श तल का समीकरण मिल गया। और ये कैसे मैंने कलेक्ट कर लिया, देखो भाई x यहाँ पर भी है और एक x यहाँ से आएगा, तो x के कोफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है u, तो u प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे v माइनस 2 इंटू वाई, w प्लस 1 इंटू जेड, और एक आपका कांस्टेंट बचेगा इस तरह का u माइनस 2v प्लस w प्लस d बराबर 0। तो ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण सेकंड है ये क्या निकला है आपको, ये बिंदु 1 - 2 1 पर इस स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकला है। लेकिन प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन में तो बिंदु 1 - 2 1 पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन दे रखा है इस गोले के लिए। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे होने चाहिए, और एक जैसे होने चाहिए तो मतलब इनकी आप तुलना करोगे, इनकी आप x के कोफिशिएंट्स की तुलना करो, y के कोफिशिएंट्स की तुलना करो और z की, और ऐसे ही कांस्टेंट की। ठीक है ना, तो समीकरण सेकंड एवं थर्ड में दोनों ही एक ही स्पर्श समतल हैं बिंदु 1 - 2 1 गोले फर्स्ट के लिए। अतः सेकंड एवं थर्ड की तुलना करने पे आपको क्या मिल जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स की तुलना कर लो तो u प्लस 1/3 बराबर v माइनस 2/2 बराबर w प्लस 1/-1 और बराबर u माइनस 2v प्लस w प्लस d/2 आएगा। भाई दो चीज़ें बराबर हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 बराबर 0। ऐसे ही एक और है आपके पास, जैसे मान लो lx प्लस my प्लस nz प्लस d2 इक्वस टू 0। ठीक है, अब मान लो दोनों एक ही प्लेन के समीकरण है, दोनों एक ही प्लेन को निरूपित करते हैं, तो अपन जानते हैं छोटी क्लासों के रिजल्ट से, तो क्या होगा, इनकी तुलना करोगे तो a/L होना चाहिए बराबर किसके, b/m के बराबर किसके, c/n के बराबर किसके, d1/d2। तो बस यही कंसेप्ट यूज किया है यहाँ पे। तो मतलब इनके चारों गुणांकों की x y z और कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, और यहाँ से मेरे को अगर मान लो u v w और d के मान चाहिए, तो अपन सबसे इजी काम क्या होता था, इसके बराबर में कोई अननोन k मान लेते थे। ठीक है, तो वो यही मान लिया मैंने बराबर में k। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, फर्स्ट को लास्ट के बराबर रखने पे, सेकंड को लास्ट के बराबर रखने पे, थर्ड को लास्ट के बराबर रखने पर, फोर्थ को लास्ट के बराबर रखने पे ये चार रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से u कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, v ये आ जाएगा और w ये आ जाएगा, और u v w और d में ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इन चार को सोल्व करने पे। अब बड़ी मज़ेदार बात क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे u का मान है, यहाँ पे v का मान है, यहाँ पे w का मान है, क्यों ना u v w के मान इसमें रख दो। ठीक है, तो इसमें आप रखोगे तो आपको d का मान कितना मिल जाएगा, 4k + 6 मिल जाएगा, 4k + 6 मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। और इस पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक नाम दे दिया है डबल स्टार। क्या दे रखा है, डबल स्टार इक्वेशन नाम दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आगे थोड़ी देर बाद यूज़ मिलेंगे, इसलिए ध्यान रहे आपको। ओके, तो यह आपने इस u का, इस v का और इस w के मान आपने कहाँ रख दिए, इस इक्वेशन में रखकर सब सोल्व किया, तो d का मान 4k + 6 आ रहा है। अब आप देखो स्टूडेंट्स, जिस गोले को आप निकालना चाह रहे हो, मतलब समीकरण फर्स्ट में लिख रखा है आपने उसको, ठीक है, वो इस गोले के क्या है, लांबिक प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो पहले गोले के केंद्र तो आपके पास हैं ही, दूसरे गोले के केंद्र मतलब पहले गोले के केंद्र
माइनस U1 माइनस V1 माइनस W1 कुछ आएगा, वहाँ से आप U1 V1 और W1 निकाल लो। ऐसे ही इस गोले के समीकरण से देखो, माइनस U2 कितना आएगा बताओ, माइनस U2 कितना आएगा, माइनस U2 आएगा इसमें, इस x के गुणांक को -1/2 से गुणा कर दो तो -1/2 इंटू माइनस 4, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो U2 का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये सब कंडीशंस वगैरह आप यहाँ रखोगे, ये U1 V1 W1 और D1, और ऐसे U2 V2 W2 और D2। तो ये कंडीशन आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको U V W और D में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो W का टर्म तो यहाँ पे फिनिश हो रहा है 0 की वजह से, ठीक है। अब जो आपने डबल स्टार इक्वेशन थी, आपने जो डबल स्टार इक्वेशन थी, वहाँ आपके पास U का मान भी है, V का मान भी है और D का मान भी है। तो ये सब यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में रखोगे U V और D के मान, तो आपको के बराबर कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3/2। अब के अगर 3/2 है तो U हो चाहे V हो चाहे W हो चाहे D हो, सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, के पर। तो इसका मतलब के का मान 3/2 रखने पे U 7/2 आएगा, और आपके पास V कितना आएगा, 5 आएगा, और W कितना आएगा, -5/2 आएगा, और D कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब U V W D के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दो तो आपको क्या है, रिक्वायर्ड स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RU एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड टाइम आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्टली आता है, RU में आता है, तो आप इसको थ्योरेटिकली सॉल्व करोगे। क्या बताया गया है इसमें, इसमें आपसे प्रूव करा रहा है R1 एवं R2 त्रिज्या के दो गोले, एक स्फीयर की रेडियस R1 है, दूसरे स्फीयर की रेडियस R2 है, दो गोले लांबिक रूप से काटते हैं, तब सिद्ध कीजिए कि उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या ये है, R1 R2 अपॉन √R1² प्लस R2², ठीक है। मतलब एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो इसे तब सिद्ध करना है कि आपको उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो उनके इंटरसेक्शन से जो वृत्त गुजर रहा है कॉमन पॉइंट से, उसकी रेडियस कितनी बतानी है, ये बतानी है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या, अभीष्ट परिणाम को प्रूव करने के लिए हम एक उभयनिष्ठ वृत्त का समीकरण निम्न प्रकार से लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या लेना है, एक वृत्त का समीकरण कंसिडर करना है। अब वृत्त का समीकरण अगर 3D में आप कंसिडर कर रहे हो तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक तो स्फीयर का और एक प्लेन का। तो मैंने वो स्फीयर तो क्या लिया है, x² + y² + z² - a² बराबर 0, और प्लेन क्या लिया है, z बराबर 0, ठीक है। आपको पता है कि 3D में वृत्त अगर लिखोगे तो ये एक स्फीयर और एक एक स्फीयर और एक प्लेन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये तो आपका स्फीयर रहा और ये आपका प्लेन रहा, ठीक है। ये यहाँ पे अज्यूम करके चले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि फर्स्ट तो स्फीयर है, सेकंड आपका प्लेन है, संयुक्त रूप से किसको रिप्रेजेंट करेगा, वृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और इस वृत्त से अगर आप कोई स्फीयर का इक्वेशन निकालोगे तो कैसा आएगा, S1 + λP1 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो बस इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, x² + y² + z² - a² प्लस लैम्डा इंटू जेड। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए अब तक मैंने जितने क्वेश्चंस में लैम्डा लिया है ये 1 × लैम्डा जैसा लिया है, लेकिन यहाँ इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जैसा रिजल्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं इस लैम्डा को क्या ले रहा हूँ, 2 लैम्डा। भाई लैम्डा आपका क्या, एक अचर ही तो है, एक कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब उसे आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो चाहे 1 × लैम्डा लो चाहे 2 × लैम्डा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसेप्ट पे। बस जो आपको रिजल्ट में चाहिए वो चीज़ आ जाएगी आपकी। अगर आप 1 × लैम्डा लेके चलते हैं तो जो रिजल्ट आपको दिखाना है वो नहीं बन पाएगा। वो कब बन पाएगा, जब लैम्डा की जगह आप क्या लोगे, इस तरह का कांस्टेंट लोगे, 2 लैम्डा जैसा अगर आप कांस्टेंट लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने रेड पेन से लिख दिया है, ध्यान देने योग्य है कि यहाँ लैम्डा को 2 लैम्डा जैसा लेते हैं रिजल्ट प्रूव करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर क्यों लिया।
अब जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा मिला तो इसका मतलब आपको प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा भी कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने इस अज्यूम क्या किया है, एक वृत्त को अज्यूम किया है। वृत्त को अज्यूम करने का मतलब एक स्फीयर मान है और एक प्लेन मान है। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर ऐसा ही क्यों माना, सिर्फ यहाँ इसका इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये तो अब आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ज़रा, तो यहाँ इस लैम्डा को रिप्लेस कर दो 2 लैम्डा से, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा जेड माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ओके। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि ये जो वृत्त है, समीकरण नंबर फर्स्ट में जो वृत्त है, मान लो उससे 2 गोले गुजर रहे हैं, उससे 2 गोले गुजर रहे हैं। तो एक गोला तो लैम्डा 1 के लिए यूज हो रहा है, दूसरा गोला लैम्डा 2 के लिए। मतलब आप समझे भाई, इस सर्कल से अपन ये मान लेते हैं कि इससे 2 गोले गुजर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक में तो अननोन क्या ले रखा है, 2 लैम्डा 1 ले रखा है, और दूसरे में अननोन क्या ले रखा है, 2 लैम्डा 2 ले रखा है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक स्फीयर का इक्वेशन है तो आपको इसका सेंटर लिखना आना चाहिए। ये एक स्फीयर का इक्वेशन है तो आपको इसका सेंटर लिखना आना चाहिए, तो ये सेंटर लिख दिया। सेंटर है तो आपके पास रेडियस भी पता होनी चाहिए, तो ये रेडियस लिख दी है। ठीक है, ये रेडियस लिख दी है। ठीक है, अब रेडियस जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ रही है, r1 स्क्वायर इक्वस टू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और r2 स्क्वायर इक्वस टू लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप कर सकते हो, काफ़ी टाइम किया है तो r1 और r2 इस तरह के आ रहे हैं आपके। ठीक है, रेडियस। अब यहाँ से लैम्डा 1 स्क्वायर ये आ जाएगा, लैम्डा 2 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो आपने 2 गोले माने हैं वृत्त से गुजरने वाले, वो दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने का मतलब दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर -u1 -v1 -w1, जो किसके बराबर आया है, 0 0 -2 लैम्डा 1 अपॉन 2 के बराबर आया है। तो मैं जब कंपेयर करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से और जेड कोऑर्डिनेट को जेड से, तो u1 क्या मिलेगा 0, v1 क्या मिलेगा 0 और w1 क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, w1 मिलेगा मेरे को, बताइए, लैम्डा 1। w1 क्या मिलेगा, लैम्डा 1। ऐसे ही दूसरे स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, -u2 -v2 -w2, जो अभी किसके बराबर हैं, 0 0 -2 लैम्डा 2 अपॉन 2 के। ठीक है, तो जब मैं कंपेयर करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से, जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट से, तो क्या मिलेगा मेरे को, u2 इक्वल्स टू 0, v2 इक्वल्स टू 0 एंड w2 इक्वल्स टू लैम्डा 2। ठीक है, और d इनमें क्या है, इस स्फीयर के इक्वेशन में d कितना है, -a स्क्वायर। ठीक है, और इसके में क्या है, -a स्क्वायर। तो बस आप यहाँ पे सब मान रख दीजिए, ये सब वैल्यूज यहाँ पे मैंने पुट कर दिए हैं। ओके, लैम्डा 1 लैम्डा 2 वहाँ स्क्वायर्स के टर्म्स में आ रहे थे, यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 विदाउट स्क्वायर हैं, तो आप रूट साइन के साथ इनको यूज कर सकते हैं। ये किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे आपके पास ये आ जाएगा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, तो ये टर्म्स आएंगी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना बचा, इस तरह का बचेगा। आपको तो क्या चाहिए आपको तो ए चाहिए। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर को कॉमन लीजिए, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर को अपॉन में लेके जाओ, तो ए स्क्वायर बराबर ये, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। लेकिन अपन साइन कौन सा कंसिडर करेंगे, प्लस का कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि r1 और r2 कैसी हैं, रेडियस हैं, तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, तो उभयनिष्ठ त्रिज्या आपकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, उभयनिष्ठ त्रिज्या आपकी r1 r2 अपॉन रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपका स्पेयर कंप्लीट है मेरी तरफ से, और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में JPH की बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप प्रॉब्लम नंबर लिखिए, ज़रूर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।